फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो कल हमने इंक्लूसिव एजुकेशन पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपका चैप्टर है, जो आपके कोर्स में दिया गया है, उससे आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 5 अंक तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। यानी कि बेसिकली हमने समावेशी शिक्षा है क्या, इसके बारे में जाना था, जानकारी प्राप्त की थी। और जो डाइवर्स टाइप ऑफ लर्नर है, मतलब क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कल्चर, लैंग्वेज और भी बहुत सारी चीजें जिनकी वजह से डाइवर्सिटी, विविधता देखने को मिलती है। और एजुकेशन में हम उसको डाइवर्सिटी का यूज किस तरह से कर सकते हैं, है ना। डाइवर्सिटी को हमें ब्यूटी की तरह ट्रीट करना है, यानी कि विविधता को एक समाज की खूबसूरती के रूप में देखना है ना। उसको किस तरह से एक टीचर अपने रूम में किस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, इस बारे में हमने जाना था। जिसने वो सेशन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के पार्ट 2 यानी कि कुछ चीज़ें जो रह गई थी पिछले सेशन में, उनको हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे, है ना। उसमें से आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो डाइवर्सिटी होती है, विविधता या वेरियस टाइप ऑफ लर्नर जो होते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी, एक तो प्रॉब्लम आती है कि जो है, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज, कल्चर, है ना, और आपका क्या है, रिलीजियस है, इकोनॉमिक स्टेटस है ना, और क्या है, लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजन्स हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस। ये तो मतलब कि एक तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी आता है, हमारा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना। तो ये तो कॉमन चीज़ें हो गई डाइवर्सिटी के बेस, है ना। कि ये क्या है, जो कॉमन चीज़ें, फैक्टर्स हैं, उसके बारे में ये है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे और भी लर्नर्स होते हैं जिनको, मतलब कि अलग अलग टाइप के लर्नर्स होते हैं जिनके सिम्टम्स जानना हमें ज़रूरी है कि कैसे उनको हम पहचानेंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे और किस तरह से हम उनको क्लासरूम में ट्रीट करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानेंगे आज हम लोग किसके किसके बारे में। आज हम लोग स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के बारे में जानेंगे, है ना। स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के बारे में जानेंगे। और किसके बारे में जानेंगे, गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में जानेंगे, है ना। ये भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है उसी का पार्ट है ना। तो और क्रिएटिव चिल्ड्रन के बारे में जानेंगे, है ना। इन सबकी क्या क्या विशेषताएं होती है ना, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। क्योंकि अगर आपको पहचानना ही नहीं आएगा लर्नर्स, है ना, उनकी विशेषताओं के आधार पर आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको एजुकेशन किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, आप उनको किस तरह से क्लासरूम में ट्रीट करेंगे, जब आप यही नहीं जान रहे हैं कि इनकी आवश्यकता क्या है, इनकी नीड क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, किस तरह के टास्क इन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट है ना। तो आप एजुकेशन प्रोग्राम कैसे डेवलप करेंगे। तो हमें क्या करना है, इनकी विशेषताएं जाननी है और उसी के हिसाब से एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप करना है ना। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा सेशन रहेगा, एकदम माइंडफुल वाला सेशन रहेगा, आपको समझ में भी आएगा और आप इंटरेस्ट भी आएगा और आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डाइवर्सिटी के जो रीजंस थे जिनकी वजह से क्या होता है, हमें विविधता देखने को मिलती है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। जिसने वो सेशन नहीं देखा देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज किस किस रीजन से होती हैं ये जानेंगे और सिम्टम, उनकी विशेषताएं जानेंगे बेसिकली, है ना। उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में, है ना। यानी जो बच्चे क्या होते हैं, गिफ्टेड होते हैं। पहले सबसे पहले गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में, है ना। गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में बेसिकली इनकी विशेषता क्या होती है। एक टीचर क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होगा, सभी तरह के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, गिफ्टेड, स्पेशल, है ना, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे आएंगे वो सारे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इनके कुछ विशेषताएं जान लेनी है जिसकी वजह से हम उनको क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे या पहचान पाएंगे, है ना। और उस हिसाब से उनको एजुकेशन दे पाएंगे, है ना, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनका जो आईक्यू होता है, आईक्यू ये 130 से 140 प्लस होता है ना। मतलब बेसिकली जो ये चलता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस 140 प्लस वालों को दी जाती है। लेकिन इंडिया में अगर किसी का आईक्यू 130 प्लस भी होता है, 130 से 130 प्लस भी होता है, तो उसे गिफ्टेड की कैटेगरी में रख लेते हैं, है ना। तो इनका हायर आईक्यू होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, है ना।
तो जैसे कि आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन थे गिफ्टेड की श्रेणी में, है ना, इस तरीके से हम उनको मान सकते हैं गिफ्टेड की श्रेणी में आते हैं। और क्या है, क्रिएटिव होते हैं ये बच्चे, है ना, क्रिएटिव, क्रिएटिव होते हैं, है ना। इसका मतलब है सृजनशील, सृजनशील होते हैं, है ना। मतलब कि कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं, कुछ नया करने की क्या रखते हैं, योग्यता रखते हैं। जैसे कि नया करने का मतलब ये नहीं कि कुछ मतलब कि दुनिया से ही कुछ हट के कर देंगे, है ना। जितने भी हमारे सब्सटेंस यहाँ धरती पे मौजूद है उसी में से कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उसको कुछ नए तरीके से पेश कर देंगे, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे जो भी करेंगे, है ना। क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है लोगों से हटके कुछ अलग करना, है ना। मतलब कि हो सकता है पुरानी ही चीज हो लेकिन उसको नए तरीके से पेश करना हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका सृजनशील होते हैं, सृजनशीलता का मतलब यही हो गया, है ना। क्रिएटिव का मतलब, है ना, जो गिफ्टेड बच्चा होगा वो क्रिएटिव जरूर होगा, है ना। और क्या होगा, जिज्ञासु होंगे, है ना। इन जिज्ञासु होंगे मतलब हमेशा जानने में, हर बात के कारण को रीजन जानने में की वो रखेंगे, इंटरेस्ट रखेंगे। कोई चीज है तो क्यों है, कैसे है ना। जिज्ञासु होंगे मतलब हर जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, ठीक है। और क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग होगी, है ना, मतलब तर्कपूर्ण विचार कर पाएंगे, है ना, लॉजिकल थिंकिंग होगी। यानी कि तर्कपूर्ण विचार कर पाएंगे ये लोग, जो बच्चे होंगे लॉजिकल थिंकिंग इनके अंदर होगी। और क्या होगा, मौलिक चिंतन कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, मौलिक चिंतन। मौलिक का मतलब ओरिजिनल, है ना। ऐसा नहीं कुछ कॉपी कट पेस्ट कर देंगे, जो भी करेंगे हिंट ले सकते हैं दूसरों से, क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वो ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, अपना कुछ क्रिएट करने की क्षमता रखेंगे, मौलिक चिंतन करेंगे, है ना। तो ये बेसिकली क्या था, मेमोरी अच्छी होगी इनकी, है ना। क्या होगा, मेमोरी अच्छी होगी, याददाश्त, है ना, मेमोरी अच्छी होगी, ठीक है, याददाश्त इनकी तेज होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली था जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में, है ना, कि क्या क्या विशेषताएं देख के हम पहचान सकते हैं कि कोई बच्चा क्या है, गिफ्टेड कैटेगरी में आता है ना। तो ये गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में था। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट जानेंगे क्रिएटिव चिल्ड्रन के बारे में, है ना। कि क्रिएटिव चिल्ड्रन में बस क्या होता है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, आपका सृजनशील भी होते हैं, जिज्ञासु भी होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग भी उनकी होती है, मेमोरी भी अच्छी होती है, और ओरिजिनल यानी कि मौलिक चिंतन भी पाया जाता है। बस क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि इनका IQ 130 प्लस ही हो। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि गिफ्टेड में ही बता दिया क्रिएटिव को। आगे बढ़ जाते हैं, प्रॉपर लिख के अलग से क्रिएटिव चिल्ड्रन, है ना, फिर डिस्कस करते हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रन, है ना। तो जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं हम सृजनशील बच्चे, है ना, जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की क्षमता रखते हैं, किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, ड्राइंग के क्षेत्र में या फिर पढ़ाई में ही कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड है, अलग अलग फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कोई निश्चित नहीं कि किसी एक ही फील्ड में अच्छा करेंगे, है ना। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन बेसिकली क्या होते हैं, बस क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि इनका IQ हाइयर ही हो, 140 प्लस ही इनका IQ है, ये निश्चित नहीं है। जो एक नॉर्मल IQ का बच्चा है, नॉर्मल IQ बच्चा है, वो भी क्रिएटिव हो सकता है ना, ठीक है। वो भी क्या हो सकता है, सृजनशील यानी कि क्रिएटिव हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है ना। मतलब कि वो भी क्रिएटिव हो सकता है। ये जो गिफ्टेड बच्चा है वो क्रिएटिव तो होगा ही होगा, लेकिन हर क्रिएटिव बच्चा गिफ्टेड हो ये जरूरी नहीं है ना। तो जो नॉर्मल IQ का बच्चा है ना, वो भी क्या हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें वो भी करने की क्षमता रख सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इनका IQ जो है हम ये नहीं कह सकते कि 140 अबव ही होगा, है ना। तो एक बात ये होगी। दूसरी बात, जिज्ञासु होंगे ये भी, है ना, चीजों को जानने समझने में वो रखेंगे, इंटरेस्ट रखेंगे, ठीक है। और क्या होंगे, मौलिक चिंतन कर पाएंगे, है ना, मौलिक चिंतन, है ना।
और चिंतन का मतलब है कुछ अपना क्रिएट कर पाएंगे, सोच पाएंगे, है ना, ये नहीं कि बस कॉपी कट पेस्ट कर दिया। ठीक है, और क्या कर पाएंगे? डाइवर्जेंट थिंकर होंगे। डाइवर्जेंट थिंकर का मतलब है, डाइवर्जेंट थिंकिंग ही क्या है, क्रिएटिविटी का पार्ट है ना, जो क्रिएटिविटी होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग में ही आती है ना। तो मतलब कि अलग अलग एस्पेक्ट में सोच सकते हैं एक चीज के बारे में, कई सारी राय इनकी हो सकती है ना, अलग अलग चीज, अलग अलग अपने क्या कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सृजनशील होते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है ना, तर्क शक्ति होती है, किसी एक फील्ड में या एक से ज्यादा भी फील्ड में जहां इनका इंटरेस्ट हो वहां पे अच्छा कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसके बारे में किसने दिया था, जेपी गिलफर्ड ने दिया था, है ना, जेपी गिलफर्ड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसने इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी होगी उसने इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना, जिसने भी नहीं पढ़ा है वो देख सकता है जाके, इसकी वीडियो पढ़ी हुई है, जेपी गिलफर्ड इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो भी पढ़ी हुई है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस की है। तो ये था बेसिकली क्रिएटिव बच्चों के बारे में, है ना, इससे भी एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, है ना, जिनको पहले हम लोग क्या कहते थे, विकलांग या डिसेबल, है ना, पहले हम लोग उनको क्या कहते थे, विकलांग, है ना, विकलांग कहते थे या डिसेबल्ड कहते थे, है ना। लेकिन ये क्या है, ये करंट सिनेरियो में क्या है, गलत है ना। मतलब कि कहने का मतलब है कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है अलग अलग तरीके से, है ना, किसी का, हर बच्चे का वे ऑफ लर्निंग अलग हो सकता है, सीखने का अधिगम करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन सारे बच्चे सीख सकते हैं, है ना। हम ये नहीं कह सकते एज अ टीचर, है ना, कि आप नहीं सीख सकते, आप में ये प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है, बच्चों की कमियों को नहीं बल्कि उनकी जो एबिलिटीज है उनको देखना है और उस हिसाब से उनको पढ़ाना है, ट्रेन करना है, उनको निखारना है ना, पॉलिश करना है। तो क्या करना है हमें, विकलांग, डिसेबल, है ना, इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंटली एबल, है ना, डिफरेंटली एबल्ड, ये सही है ना, मतलब कि कुछ अलग तरीके से सीखेंगे पर वो भी सीखेंगे, है ना। हमें अपनी टीचिंग टेक्निक में बदलाव करना है, हमें अपने कंटेंट में एडेप्टेशन करना है ना, टीचिंग लर्निंग मेथड में एडेप्टेशन करना है, लेकिन क्या करना है, हमें बच्चों में कमियां नहीं निकालनी है ना, बच्चों को ये नहीं कहना कि आप सीख ही नहीं सकते हैं, हमें अपने मेथड चेंज करने हैं उनके अकॉर्डिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मुद्दा यही है कि बच्चे के लिए सिस्टम बदलेगा, है ना, बच्चे के लिए क्या होगा, सिस्टम बदलेगा, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं बदल देंगे हम, है ना। तो विकलांग शब्द इसका भी प्रयोग नहीं करना है, इसकी जगह पे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 आया था, 2016 राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, है ना, इसमें क्या बोला गया, दिव्यांग बोला गया इन्हें, है ना, दिव्यांग। विकलांग की जगह में क्या बोलना है, दिव्यांग बोलना है ना। दिव्यांग का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ दिव्य शक्ति है उनके पास, है ना, किसी न किसी क्षेत्र में तो वो बेहतर कर ही लेंगे, बस हमें क्या है, उनको एजुकेट करने की जरूरत है, ट्रेन करने की जरूरत है ना। तो हमें किसी को कमतर नहीं आंकना है। तो चलिए जानते हैं कि जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में जानेंगे, है ना। अब इनकी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, है ना, किस तरह से हम इनको क्लासरूम में आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी लर्निंग में हेल्प कैसे करेंगे, ये जानेंगे हम लोग, है ना। जैसे जो गिफ्टेड चिल्ड्रन था वो थोड़ा हायर लेवल की थिंकिंग रखते हैं, है ना, लॉजिकल थिंकिंग होती है ना, तो उनके लिए हमें क्या करना है, जो एक्टिविटीज प्लान करनी है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की एक्टिविटीज प्लान करनी है। उनके लिए जो करिकुलम होगा वो क्या होगा, समृद्ध करिकुलम होगा, जिससे वो बोर ना हो, है ना। एक बहुत जल्दी वो क्या कर लेते हैं, अपने काम को फिनिश कर लेते हैं, और जब खाली बैठते हैं तो उनको बोर फील होता है। तो हमें उनके लिए उनके हिसाब से जो करिकुलम है वो डेवलप करना है। इसी तरह में जो स्पेशली बच्चे हैं इनके लिए क्या करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इनकी विशेषताएं हम लोग जानेंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के बारे में। उनकी सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, विशेषताओं की, यानी कि क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जब तक कि हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे तब तक कि उनके लेवल का एजुकेशन प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे, है ना। तो एक टीचर को सबसे पहले जो डाइवर्स टाइप ऑफ लर्नर है उनको पहचानना आना चाहिए, है ना, उनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए क्या क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। स्पेशली जो एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, है ना,
सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दिव्यांगता के कितने प्रकार हैं, है ना। तो जो आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट था, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, है ना, इसमें दिव्यांगता के 4 प्रकार बताए गए थे, है ना। आपका जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1995, इसमें दिव्यांगता के 7 प्रकार बताए गए थे, है ना, दिव्यांगता के 7 प्रकार। ठीक है। फिर आपका जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा मान्य है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 या 2016, है ना। इसमें क्या है, दिव्यांगता 21 प्रकार की है ना। दिव्यांगता क्या है, 21 प्रकार की है। 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी है ना, उसमें से बेंचमार्क डिसेबिलिटी किया है 40%। अगर 21 प्रकार की जो दिव्यांगता है, इनमें से कोई भी दिव्यांगता कोई व्यक्ति 40% धारित करता है, यानी कि 40% डिसेबिलिटी है उसको इन 21 वाली डिसेबिलिटी में से, तो वो क्या होगा, दिव्यांगजन श्रेणी में आएगा, है ना। यानी कि वो डिसेबिलिटी कार्ड बना सकता है, अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूडीआईडी कार्ड होता है, वो बनवा के जो भी गवर्नमेंट स्कीम है दिव्यांगजनों के लिए उनका लाभ ले सकता है ना। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जो 21 प्रकार की जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, है ना, कभी कभी पूछ लेता है कौन सी डिसेबिलिटी क्या है इसमें से 21 प्रकार में नहीं सम्मिलित है ना। तो इसके लिए हम देख लेंगे एक इमेज की जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है वो क्या क्या है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे इनकी विशेषताएं, है ना। तो आप लोग इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है इसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे आपका ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, मेंटल इलनेस हो गया, ऑटिज्म हो गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, है ना, पार्किंसंस हो गया, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन हो गया, है ना। और भी बहुत सारे आप इमेज में देख सकते हैं। इसमें आपका दिव्यांगता भी दिया गया है और इसके प्रकार भी दिए गए हैं, मतलब जो दिव्यांगता है और उसके बारे में भी दिया हुआ है कि क्या किसमें होता है ना। जैसे कि आपका जो विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि आंखों से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, दिव्यांगता होती है, उसमें 2 प्रकार से इसको कैटेगराइज किया गया है। एक तो ब्लाइंडनेस और दूसरा क्या है, लो विजन, है ना। तो अभी हम लोग इनको डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी दिव्यांगता में क्या क्या प्रॉब्लम या क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। आशा है सबने देख लिया होगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको लगता है कि अभी और समझने की ज़रूरत है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग जानेंगे कि हम लोग के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि हम यहाँ पे वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार सबके बारे में सबको पता होना चाहिए, लेकिन जो बेसिकली अभी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आज पढ़ेंगे एएसडी के बारे में, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता, इसको हिंदी में कहते हैं अधिगम, इसको हिंदी में कहते हैं स्वालीनता, है ना। ये क्या है, अधिगम अक्षमता है, ये अधिगम अक्षमता, है ना। यानी कि अभी एक एक जानेंगे, इससे बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लाइंडनेस के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, है ना, और लो विजन के बारे में, ठीक है, और एचआई के बारे में यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, है ना। और क्या, एक एडीएसडी, है ना, एडीएसडी के बारे में जान लेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है ये, है ना। तो इसके बारे में इसको फुल फॉर्म अगर जाने तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना। तो इसके बारे में जान लेंगे, बेसिकली इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे, जो कि रेपिटेडली आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। हर बार इससे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं और मिलते रहेंगे, है ना। जिसको नहीं यकीन है तो वो क्या कर सकता है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकता है ना। जो अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा होगा उसे लग रहा होगा कि हाँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पूछा जाता है और इनका डिस्कशन भी बहुत आवश्यक है ना। तो चलिए 1 बाय 1 सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना।
हाँ, ADHD का होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबको, है ना। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ASD के बारे में जानेंगे, है ना। इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपका, जो DSSB का स्पेशल एजुकेटर का पेपर आता है उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, बाकी जितने टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है सब में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो और लोग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीटेट नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन महत्वपूर्ण है। यानी कि CDP के वैसे सारे सेशन महत्वपूर्ण हैं, है ना। जो स्पेशल एजुकेटर है उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ASD के बारे में। इसका फुल फॉर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, है ना। ऑटिज्म का मतलब होता है स्वालीनता, है ना। इसको बोलते हैं स्वालीनता हिंदी में, और भी इसके हिंदी में नाम है ना। तो आत्म विमोहन भी इसी को कहते हैं, है ना। आत्म विमोहन, है ना, यानी कि खुद इंसान क्या करता है। स्वालीनता का मतलब है स्वयं में लीन रहना, स्वयं में ही खोए रहना, है ना। मतलब जो इससे ग्रसित व्यक्ति होता है, इससे प्रभावित जो इफेक्टिव पर्सन होता है ASD से, वो क्या होता है, स्वयं में लीन रहता है ना। उसको बस स्वयं से मतलब है ना। वो अकेले रहना पसंद करेगा, है ना। इस तरीके से उसको देखने को मिलता है। आत्मविमोहन भी इसी का इसीलिए नाम है क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो स्वयं में ही क्या करता है, खोया रहता है, लीन रहता है। अब जानेंगे इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, है ना। तो हिंदी में तो कई सारे नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप इसको ASD ऑटिज्म याद रखिएगा, है ना। एक नाम है, और बाकी हिंदी में तो स्वालीनता, आत्मविमोहन और भी कई सारे इसके नाम है ना। तो ये सब है। चलिए इसकी विशेषता जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन को अगर हिंदी में कहें तो सामाजिक अंतःक्रिया, है ना। यानी कि क्या करता है, जो बच्चा ASD वाला बच्चा होता है वो क्या करता है, समाज में घुल मिल नहीं पाता है ना। लोगों से उसको सामाजिक मतलब उसको ग्रुप में रहना पसंद नहीं है ना। बहुत सारे लोगों के साथ वो क्या करेगा, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। अकेले रहना पसंद करेगा, क्या करेगा, आइसोलेटेड रहना पसंद करेगा, है ना। आइसोलेटेड रहना पसंद करेगा। और क्या करेगा, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, और क्या होता है, इनको रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। रेपिटेटिव बिहेवियर, है ना। रेपिटेटिव बिहेवियर होता है मतलब दोहरावजनक या पुनरावृत्ति व्यवहार। किसी एक व्यवहार को ये क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। मान लीजिए क्या करते हैं, जो अपना हाथ है उसको बार बार टच करेंगे तो बार बार उसी को टच करेंगे, या कोई वस्तु है ना, तो उसको, या फिर कोई बात है तो उसको रिपीट करते रहते हैं बेसिकली, है ना। जैसे कि अगर आपने किसी ASD को बच्चे को देखा होगा जो अगर स्पेशल एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करता है, आपकी बातों को भी रिपीट करता है। जैसे आपने पूछा अपना नाम बताओ, तो वो बोलेगा अपना नाम बताओ, ये बोलेगा। अपना नाम बताने की बजाय वो यही सेंटेंस जो आपने बोला है वो रिपीट करेगा, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, इनमें पुनरावृत्ति व्यवहार पाया जाता है, रेपिटेटिव बिहेवियर पाया जाता है। रेपिटेटिव बिहेवियर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, पर उतना डीप में आपको जानने की जरूरत है नहीं, है ना। बस इतना जान लीजिए कि इनमें क्या होता है, जो दोहरावजनक व्यवहार पाया जाता है, यानी एक ही व्यवहार को ये क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, है ना। और क्या होता है, स्पीच प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है ना। स्पीच प्रॉब्लम इनको देखने को मिलती है। हम लोग जहाँ पे मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में क्या है कि बच्चे जितने भी ASD के बच्चे आज तक मैंने देखे हैं, उनमें क्या है कि अगर समझ लीजिए मैंने लमसम 10-15 बच्चे ASD के देखे हैं, तो उसमें से जैसे 10 बच्चे ASD में, उसमें से 10 में से 7 बच्चों को क्या होता है, स्पीच प्रॉब्लम होती है ना, बोलने में समस्या होती है। तो इन बच्चों में क्या होता है, स्पीच प्रॉब्लम भी पाई जाती है ना। ये जरूरी नहीं कि हर बच्चे में हो, लेकिन जो आंकड़ा देखने को मिलता है वो 10 में से 7 बच्चे को क्या होता है, स्पीच प्रॉब्लम होती है ना। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैंने देखा है ना। तो इनको स्पीच प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है, कम्युनिकेशन, वही स्पीच प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, है ना। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का मतलब है संवाद में समस्या होती है ना। मान लीजिए स्पीच तो है बच्चे में, मतलब वो बोल लेता है प्रॉपर, लेकिन वो क्या कर रहा है, स्वयं से जाके किसी से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं आजकल, आप देखेंगे कि
कोई बच्चा होगा सोशल स्माइल पास करेगा, है ना। कोई छोटा बच्चा भी आप जा रहे होंगे, वो अपनी मदर की गोद में होगा, फिर भी आप उसको दूर से देखेंगे तो हंसेगा, सोशल स्माइल एक पास करेगा, जो सामाजिक मुस्कुराहट होती है। लेकिन जो एएसडी बच्चे होते हैं, इनमें सोशल लैक ऑफ सोशल स्माइल भी होता है ना। मतलब कि जो सोशल स्माइल होती है वो ये पास नहीं करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, स्वयं से कम्युनिकेट नहीं कर पाते किसी से, स्वयं से जाके बात नहीं कर पाते। जैसे कोई बच्चा होगा, हेलो हाय बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, तो इनको बहुत ट्रेनिंग के बाद भी ये क्या करते हैं, नहीं बोल पाते, वो चीज़ खुद से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो इनमें क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, देखने को मिलती है। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन में ही सब कुछ आ गया। सोशल इंटरेक्शन कब बढ़ेगा, जब आप किसी से कम्युनिकेशन करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, है ना। तो क्या है, सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम होती है इनमें, आइसोलेटेड रहते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, स्पीच प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, और क्या होता है, सोशल स्माइल नहीं होती है, आई कांटेक्ट नहीं होता है, बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, है ना। नीचे हमेशा ऐसे देखेंगे, नीचे देखेंगे, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था एएसडी बच्चों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इनको किस तरह के टास्क करवाने चाहिए। एक टीचर है जिसे अगर एएसडी बच्चा मिल जाए, है ना, इंक्लूसिव क्लासरूम में, तो उसे किस तरह से उसको ट्रीट कर सकता है, एजुकेशन किस तरह से उसे दे सकता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो बेसिकली हम लोग जानेंगे एएसडी बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, मतलब इनको किस तरह से पढ़ा सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फॉर एएसडी साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे। जैसे एएसडी की हमने विशेषताएं पढ़ ली, तो एएसडी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। फिर हमने वो पढ़ लिया अगर एसएलडी का, तो उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ जानते चलेंगे, है ना, ऐसे इकट्ठा सब हो जाएगा, है ना। तो एएसडी के बच्चों को कैसे एजुकेशन इम्प्लीकेशन करेंगे तो जानते चलिए। तो सबसे पहले तो हमें इनको क्या करना है, इन बच्चों में होता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है ना। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, क्या करते हैं, डरे समय से रहते हैं और स्वयं में लीन रहना पसंद करते हैं। तो इनके लिए हम आईपी डेवलप तो करेंगे ही करेंगे, है ना। मतलब कि अकेले रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना नहीं पसंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको इंडिविजुअलाइज जो एजुकेशन प्रोग्राम है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम है, इससे इनको पढ़ाएंगे, ट्रीट करेंगे, इनकी नीड को देखते हुए, इनके इंटरेस्ट को देखते हुए, किसी न किसी फील्ड में। जो एएसडी बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि इनकी आईक्यू कम होती है, आईक्यू इनकी कम नहीं होती है, आईक्यू ज्यादा भी हो सकता है, एक सामान्य बच्चे से इनका ज्यादा आईक्यू हो सकता है ना। जैसे कि रिसेंट में मैंने भी एक ऑटिज्म का बच्चा देखा था, तो वो क्या है कि बस उसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वो आपसे बात नहीं करेगा, उसको सब पढ़ना आता है, इंग्लिश वगैरह बिल्कुल ब्रिटिश एक्शन में बोलता है वो इंग्लिश, है ना। लेकिन जब आप पढ़ाओगे तब वो नहीं पढ़ेगा, अपने मन से उसका जब जो मन करेगा तभी वो करेगा, है ना। तो ये क्या होता है, कुछ मूडी होते हैं, है ना, जब इनका जब मन करता है तभी वो काम करते हैं, किसी के कहने पे नहीं करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, आईपी के माध्यम से जो उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे उसको पढ़ा सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, और इनके लिए विजुअल क्लूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअल क्लूज का मतलब है कि क्या करेंगे कि जो चीजें हमको चित्र के माध्यम से दिखा के पहचान सकते हैं, ना, इन्हें थोड़ा देखने का ज़्यादा शौक होता है, मतलब कि देख के चीज़ों को सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो विजुअल क्लूज का यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इनको मतलब कि बहुत ज़्यादा देर के लिए एक जगह पे बैठने की जरूरत नहीं होती, टाइम के समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा ये टाइम के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग अभी रिसेंट में ट्रेनिंग करने गए थे, जब टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान, जो हम लोग का एक तरीके से कह सकते हैं इंटर्नशिप, तो उसमें जैसे कि एक इनका शेड्यूल होता है, वो इनको पता होता है या याद करा दिया जाता है इनको, इनका शेड्यूल इतनी देर तक आपको ये करना है, अब आपका लंच है, अब आपको यहाँ पढ़ना है, यहाँ लिखना है, इस तरीके से सब डिसाइड कर दिया जाता है। उससे एक मिनट भी ज़्यादा ये बच्चे नहीं रुकेंगे, एएसडी वाले बच्चे, है ना। अपने टाइम के प्रति बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, जितना जब जो टाइम निर्धारित है उसी के हिसाब से टास्क करते हैं, उसके बाद उन्हें कोई रोक नहीं सकता है ना। जैसे 1 बजे छुट्टी होनी है तो होनी है, उससे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। लंच शुरू हो गया 10 बजे, तो 10 बजे इनका टिफिन खुल जाएगा, फिर उससे आप पढ़ा रहे तो ये नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट और रुक जाओ, बिल्कुल नहीं रुकेंगे वो, है ना। तो इनको क्या करना है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक्टिविटीज़ नहीं करानी है ना, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए ही एक्टिविटी करानी है देख के। तो इस तरह से हमको कर सकते हैं, और जो शेड्यूल है उनका ये बना ही होना चाहिए, है ना, अपने शेड्यूल के हिसाब से बहुत काम करना पसंद करते हैं ये। तो ये हो गया एएसडी बच्चों के बारे में। तो हमने एएसडी की विशेषताएं जान ली और उसके सिम्टम्स जान लिए,
और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है उन बच्चों के लिए, क्या कर सकता है एक टीचर, ये भी हमने जान लिया। अब आगे हम लोग जानेंगे एसएलडी के बारे में। और एक चीज़ जान लीजिए आप एएसडी के बारे में, कि अगर किसी बच्चे को एएसडी होगा तो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा ये 0 से 3 ईयर की एज में, है ना। 0 से 3 साल का जो बच्चा होगा, अगर उसमें एएसडी के सिम्टम्स हैं तो ये 3 साल की एज तक आते आते प्रॉपरली देखने को मिल जाएंगे, है ना। जिसकी वजह से आप क्या कर पाएंगे, अगर इतनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इन सिम्टम के हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हैं, शीघ्र हस्तक्षेप ले सकते हैं, है ना। शीघ्र हस्तक्षेप यानी कि बच्चे को सुधार के लिए कार्यवाही करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना काफी था एसडी के लिए जानने के लिए आपके पेपर के हिसाब से। आगे हम लोग जानेंगे एसएलडी के बारे में। एसएलडी जिसको कि कहते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना। एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग, ये एफ है, ठीक है, कोई बी ना समझने का, भूल करें, है ना। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट अधिगम अक्षमता, है ना। पहले इसको एलडी कहते थे, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी कहते थे, है ना। लेकिन अब इसका क्या कहते हैं हम लोग, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, एलडी यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट था 2016, इसमें बहुत सारे नाम चेंज किए गए, तो इसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इसका नाम रख दिया गया। जैसे कि जो एमआर था, मेंटल रिटार्डेशन, इसका भी नाम बदल के क्या कर दिया गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, है ना। तो इस तरह से कुछ नाम बदले गए हैं अलग अलग सेशंस में। तो एसएलडी का मतलब है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको हम लोग कहेंगे विशिष्ट अधिगम अक्षमता, है ना। विशिष्ट अधिगम अक्षमता, अधिगम से पता चल रहा होगा, लर्निंग से मतलब क्या होता है कि इसमें बच्चों को पढ़ने लिखने से संबंधित समस्याएं होती हैं। क्या क्या होता है, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसने बताया है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनियस कंडीशन, है ना। मतलब कि जो एसएलडी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता है, ये बहुत सारी विकृतियों का विजातीय समूह है ना। एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, केवल एक समस्या नहीं होती है ना। एक तरीके से ये बहुत सारी अक्षमताओं का समूह हो गया है ना। जिस बच्चे को क्या होगा, पढ़ने में समस्या हो सकती है, लिखने में भी समस्या हो सकती है, कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके। तो इसमें क्या बताया, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग जो परिभाषा दी गई है, इन्होंने बताया कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनियस कंडीशन, है ना। तो विच दे आर इन डेफिसिट इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन, ये सब के बारे में बताया है ना। कि जिसमें क्या होता है, पढ़ने में समस्या होती है, लिखने में समस्या होती है, और जो कैलकुलेशन करने में भी प्रॉब्लम होती है ना। और 2 प्रकार इसने और बताए, डिस्ट्रक्चर के बारे में और एक अफेजिया, डेवलपमेंटल अफेजिया के बारे में बताया। ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, इसका सबसे रिलायबल माना जाता है ना। उससे ये आपका डिफिनेशन है ना। तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता मतलब जो पढ़ने लिखने या गणना करने में जो समस्या आती है उसके बारे में। इसमें बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना है वो ये है, क्या पढ़ना है, एक तो हमको लोगों को 3 जो इम्पोर्टेंट टाइप हैं इसके वो पढ़ने हैं, है ना। अगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के हिसाब से पढ़ें, है ना, टंग ट्विस्टर हो रहा है बहुत ज़्यादा बोल बोल के, है ना। तो हम लोगों को पढ़ना है डिसलेक्सिया के बारे में, डिसलेक्सिया, है ना। और क्या पढ़ना है, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया। ये तो इम्पोर्टेंट 3 है। बाकी जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दिए गए हैं 2 और दिए गए हैं। एक तो आपका दिया गया है डिस्प्रेक्सिया दिया गया है, और क्या दिया गया है, अफेजिया दिया गया है, जिसको उन्होंने बोला है डेवलपमेंटल अफेजिया, है ना। क्या बोला है, डेवलपमेंटल अफेजिया, है ना। तो आपको बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है इतने आपको जानना है, इनके सिम्टम्स जानने हैं, इनकी विशेषताएं जाननी है, इसके बारे में आपको जानना है ना। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे जानेंगे, एक एक डिस्कस करेंगे सबके बारे में, है ना। तो अगर हिंदी में कोई जानना चाहता है तो डिस्लेक्सिया का मतलब होता है पठन वैकल्य, है ना। पठन वैफल्य, ठीक है। डिस्ग्राफिया होता है वही लेखन वैकल्य, जो भी आप लेखन वैकल्य, है ना। और
डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया क्या होता है? गणना, यानी कि गणन वैकल्य, है ना। तो मतलब कि पढ़ने से संबंधित समस्या है ये, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित समस्या है, और डिसकैलकुलिया का मतलब क्या है? ये आपका कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स से संबंधित समस्या है इसमें, है ना। जो डिस्प्रेक्सिया होता है इसमें क्या होता है आपका? डिस्प्रेक्सिया में बेसिकली होता क्या है कि मसल्स कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है ना। मतलब कि जो फाइन मोटर प्रॉब्लम, ग्रॉस मोटर प्रॉब्लम, इन सबकी समस्या देखने को मिलती है, मसल्स कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है ना। मसल्स कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, है ना। और अफेजिया में क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है, भाषा को समझने में, कम्युनिकेट करने में समस्या होती है ना। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे, किसमें क्या होता है थोड़ा डिटेल में जानेंगे, है ना। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हमको इतने टाइप्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पढ़ने हैं, जो RPWD में भी डिस्क्राइब है, इतने पॉइंट, है ना। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने हैं। अभी हम लोग इनका वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि आप इसको एक शॉर्ट टिक से याद भी रखते हैं, कभी कभी नाम याद करने में कन्फ्यूजन हो जाती है, भूल जाते हैं लोग। तो क्या करना है? L फॉर क्या होता है? लर्निंग, है ना। L जो होता है लर्निंग, लर्निंग कब होगी? जब आप कुछ लर्न करेंगे, याद करेंगे। याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो रीडिंग डिसऑर्डर क्या है? डिसलेक्सिया, है ना। एल फॉर लर्निंग, एल फॉर लेक्सिया, ठीक है। फिर डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब पेन चलेगा तभी ग्राफ बनेगा, है ना। तो ग्राफ का मतलब लिखना, है ना। इससे इसको कनेक्ट कर लीजिए, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित वैकल्य या राइटिंग डिसऑर्डर, है ना। फिर डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब है कैलकुलेशन से संबंधित जो आपका डिसऑर्डर होता है वो, यानी कि गणना संबंधित या मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है बच्चों को इस डिसऑर्डर की वजह से। तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटर किस काम में आता है? कैलकुलेशन करने के, तो उसी से कनेक्ट कर दीजिए कैलकुलिया को, ये तो सिंपल है। फिर डिस्प्रेक्सिया क्या है आपका? मसल्स कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है ना। तो और डेवलपमेंटल अफेजिया मतलब लैंग्वेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिसलेक्सिया के बारे में, है ना। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पठन वैकल्य, है ना। पठन वैकल्य, या इसको अगर हम कहें तो रीडिंग डिसऑर्डर भी इसी को कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर। इसको हम लोग डिसऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, है ना। डिसऑर्डर हम लोग इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये, इसका इलाज नहीं संभव है ना। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? टीचिंग टेक्निक के माध्यम से, टीचिंग ट्रेनिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं? बच्चों को थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं। बाकी ये क्या करता है? पूरी लाइफ रहता है बच्चे के साथ, है ना। कभी प्रॉपरली या पूरी तरीके से हम इसको ठीक नहीं कर सकते, है ना। बस इसको क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत सुधार इसमें कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डिसऑर्डर, है ना। ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर इसी को कहेंगे। पढ़ने में समस्या होती है, क्या होता है? पढ़ने में समस्या होगी, पढ़ने में समस्या होगी जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होगा। और क्या होगा? वो जो सेम लेटर्स के वर्ड होंगे, जैसे कि लेटर्स को उल्टा पढ़ेगा, है ना। जैसे ए है तो ए में मान लो, तो ए तो वैसा ही दिख सकता है। मान लो कोई लेटर है, जैसे मान लो बी है, तो उसको इस तरह से दिखेगा, है ना। इस तरीके से उल्टा लिखेगा इसको, लेटर्स को। एक मूवी आपने देखी होगी तारे जमी पे, है ना। उसमें जो बच्चा होता है उसको डिसलेक्सिया होता है ना। तो क्या करता है? उसको वर्ड्स जो है वो डांस करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। और क्या होता है? पढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना। वो सीन देखा होगा अपने टीचर वाला, जब टीचर उसको रीड करने के लिए कहती है, बार बार उसको डांटती है रीड करने के लिए, तो वो कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ बोल के चल देता है, क्लास से बाहर चला जाता है ना। तो ये क्या होता है? इनको समझ, जो वर्ड्स होते हैं, जो उनको लेटर्स को क्या करते हैं ये लोग? गलत पढ़ते हैं या फिर उल्टा लिखते हैं, है ना। उल्टा लिखते हैं। और जो सेम लेटर्स होते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है ना। जैसे एम है तो एम को डब्ल्यू, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज रहेंगे ये लोग, है ना। और जैसे बी है और डी है, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज रहेंगे, है ना। फिर आपका पी है और स्मॉल क्यू है, इन दोनों के बीच में क्या रहेंगे? कंफ्यूज रहेंगे। कई बार हम पी क्यू को ऐसे भी लिखते हैं ना,
तो इन दोनों के बीच में भी क्या रहेंगे, ये कंफ्यूज रहेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है। और क्या प्रॉब्लम होती है, जो सेम इनके क्या होते हैं, जो सेम वर्ड्स होते हैं, है ना, शब्द होते हैं, जैसे कि आपका वॉज हो गया, शॉ हो गया, है ना, इस तरीके के जो शब्द हैं, इन सबको पढ़ने में समस्या होती है। कहीं पे वॉस पढ़ रहे हैं, कहीं पे शॉ पढ़ रहे हैं इसी शब्द को, है ना, तो ये अपोजिट पढ़ना शुरू कर देते हैं। वॉस को शॉ पढ़ लेंगे, शॉ को वॉस पढ़ लेंगे, है ना, इस तरह से। तो क्या होता है, बेसिकली इनको रीडिंग में समस्या होती है ना। पैराग्राफ रीडिंग अगर क्लास में रीडिंग करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत हड़बड़ा जाते हैं, बहुत ही टेंस्ड हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, है ना, कि बचते हैं पढ़ने से, कि बचना मतलब कि पढ़ना ना पड़े, रीडिंग ना करनी पड़े। तो बेसिकली क्या है, डिसलेक्सिया के सिम्टम्स है, या हम कह सकते हैं विशेषताएं हैं, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ओवरऑल अगर हम जाने तो पढ़ने में इनको समस्या होती है। फिर पैराग्राफ छोड़ छोड़ के पढ़ लेंगे, है ना, जैसे ये लाइन है तो ये पढ़ लिया, ये नीचे वाला छोड़ दिया, इस तरीके से कर लेंगे, है ना। इनकी मतलब इस तरह से इनको समस्याएं होती है ना। और लिखने में तो जब पढ़ने में समस्या होती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनको लिखने में भी समस्या होती है ना। तो ये था एक डिसलेक्सिया के बारे में, इसकी विशेषताएं क्या थी। अब हम जान लेंगे कि क्या कर सकते हैं डिसलेक्सिया के बच्चे को पढ़ाने के लिए, हम क्या कर सकते हैं। तो जो डिसलेक्सिया का बच्चा होगा उसको क्या रीडिंग करना, मतलब रीडिंग करने में उसको समस्या है ना। तो क्या करेगा, वो रैपिडली रीडिंग नहीं कर पाएगा, ये फ्लुएंसी उसके अंदर नहीं होगी रीडिंग करने की। तो उसे हमें क्या करना है, टाइम देना है, टीचर को टाइम देना है ना। मतलब कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, एक दो शब्द वो नहीं बोल पा रहे हैं, हो सकता है उनके जो देख रहे हैं बुक में वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं माइंड में, उन्हें समझ ही भी नहीं आ रहा है इसको किस तरह से लेना है। मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं कि जो बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं, है ना, तो उनको क्या होता है कि वर्ड्स डांसिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि सुना पढ़ा है हम लोगों ने अभी तक, है ना। तो अज्यूम करिए कि अगर वर्ड्स डांस कर रहे होंगे तो उन्हें क्या लगेगा, किस वर्ड को क्या पढ़ना है, कौन सा वर्ड कहाँ जा रहा है, कौन सा शब्द कहाँ जा रहा है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो क्या करेगा, उनको टाइम देना है, प्रॉपर टाइम देना है स्वयं को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। ये नहीं कि बस खड़ा किया रीडिंग करो, नहीं कर पा रहे तो हमने उनको पनिश कर दिया, या और भी चीजें, है ना। तो टाइम देना है इनको प्रॉपर हमें, ठीक है। इनको क्या करना है, इनके अप्रोप्रिएट या इनकी नीड के अप्रोप्रिएट जो भी टास्क है उसके बारे में इनको क्या करना है, टीचर को उससे संबंधित टीचिंग देनी है ना। जैसे कि इंटरेस्ट बेस्ड, है ना। मान लीजिए जैसे वो मूवी देखी थी जो ईशान था, ईशान नाम था शायद उसका, हाँ ईशान नाम था। तो क्या था उसको, कि उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट था, है ना, ड्राइंग में इंटरेस्ट था। तो जो उसका टीचर बाद में आता है आमिर खान, है ना, तो वो क्या करता है, उसको ड्राइंग के प्रति क्या करता है, उससे उसका कनेक्ट कराता है और उसी में उसको क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है ना। तो बेसिकली बच्चे के यहाँ पे इंटरेस्ट को जानना है, जितने भी स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट को जानना सबसे जरूरी बात है। तो डिसलेक्सिया में भी यही करना है, जो बच्चे जिस क्षेत्र में अच्छा कर पा रहा है उस क्षेत्र के लिए हमें क्या करना है, उसको प्रिपेयर करना है ना। तो ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो चीजें हैं उनको शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ में पढ़ा सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर राइटिंग करने को नहीं देंगे, है ना, कि जब वो पढ़ ही नहीं पा रहा तो वो लिखने में समस्या तो उसको उत्पन्न होगी, या डिफिकल्ट वर्ड, है ना, उसको क्या करना है, हमें स्वयं को पहले एक्सप्रेस करने देना है ना, कैसे भी टूटी फूटे शब्दों में, टूटी फूटी लैंग्वेज में, जैसे भी वो बस पहले स्वयं को, स्वयं के बारे में बताए, स्वयं को एक्सप्रेस करना सीखे, स्वयं को अभिव्यक्त करना सीखे, उसके बाद वो लिखना पढ़ना सीखेगा ना। तो हमें क्या करना है, जो मात्राएं वगैरह हैं, जो मात्राओं की गलती हो रही है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, जब तक कि वो स्वयं को एक्सप्रेस करना सीख नहीं जाता है ना। थोड़ी उनको इग्नोर करना है और उसको ये देखना है कि वो पहले स्वयं के प्रति क्या हो पाए, एक्सप्रेस कर पाए, स्वयं को अभिव्यक्त कर पाए, उसके बाद बाकी की चीजें हमें उस पर थोपनी है। बाकी की चीजें क्या करना है, उनको धीरे धीरे सिखानी है, एकदम से सब कुछ थोप नहीं देना है ना। हम क्या करते हैं, बस क्लास में आया ये काम करो, ये काम करो, हमने बता दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया, बाकी हमें कोई मतलब नहीं कौन कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहा है। तो ये पुरानी पद्धति हमें नहीं अपनानी है ना। नए तरीके से बच्चों के इंटरेस्ट को जान के ही उनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। आईपी तो सबके लिए महत्वपूर्ण है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये था डिसलेक्सिया के बारे में, है ना। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डिस्ग्राफिया, है ना। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने से संबंधित दिखा रहे हैं। डिस्ग्राफिया को अगर कहें तो हिंदी में क्या कह सकते हैं, लेखन वैकल्य, है ना, लेखन वैकल्य, है ना।
और जो मतलब जो एसएलडी से पीड़ित बच्चे जो होते हैं, ऐसा नहीं है कुछ कर नहीं सकते या इनका आईक्यू कम होता है, ऐसा नहीं है। इनका आईक्यू ठीक मात्रा में होता है। बस क्या होता है कि इनको जो एजुकेशनल फील्ड है इसमें इनको प्रॉब्लम होती है। इसी को हम लोग हिडन डिसेबिलिटी भी कहते हैं, कि जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तभी ये डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, या इसकी विशेषताएं तभी एक टीचर देख सकता है ना। बाकी ये हिडन डिसेबिलिटी, छिपी हुई दिव्यांगता है ये, है ना। तो अलग अलग फील्ड में ये अच्छा कर सकते हैं, है ना। एजुकेशन फील्ड में इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। तो ये डिस्ग्राफिया, इसमें क्या होता है, लिखने में समस्या होती है, लिखने में समस्या होगी इनको, है ना। ठीक है, कई बार इनका फाइन मोटर स्किल भी अच्छी नहीं रहती, है ना। लिखने में किसका रोल होता है, फाइन मोटर स्किल्स का रोल होता है ना। तो इनकी फाइन मोटर स्किल्स भी उतनी ठीक नहीं होती, सब बच्चों की नहीं, कुछ बच्चों की ऐसा होता है, ये सिम्टम भी देखने को मिले हैं, है ना। तो लिखने में समस्या होती है, फाइन मोटर स्किल्स ठीक नहीं होती है, और वही जैसे लिखने में राइटिंग, पुअर राइटिंग भी कह सकते हैं, है ना, गंदा लिखते हैं थोड़ा, पुअर राइटिंग, है ना, पुअर राइटिंग होती है। तो ये इनकी विशेषताएं होती है, जैसे कि शब्दों को छोड़ छोड़ के लिखते हैं या फिर उल्टा लिखते हैं, है ना। बी को ये लिख देंगे, पी को ऐसे लिख देंगे, है ना, डब्ल्यू को ऐसे लिख देंगे, है ना। इन सब में इनको दिक्कत होती है, लिखने में समस्या होती है बेसिकली, है ना। अब इनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, सिंपल सिंपल शॉर्ट शॉर्ट जानेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। लिखने में समस्या होती है, फाइन मोटर स्किल्स ठीक नहीं होती है, राइटिंग पुअर होती है, बिल्कुल पुअर का मतलब है समझ से परे, है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, कुछ भी लिखते हैं, है ना, इस तरह से, जैसे कुछ अलग टाइप से ही लिखते हैं। अभी आपको इमेज में देखने को मिल जाएगा राइटिंग कैसी होती है ना। तो ये था बेसिकली डिस्ग्राफिया के बारे में, है ना। अब इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो रिटन वर्क है वो इनको हमें कम देना है ना, रिटन वर्क कम देना है। जो कि हमारा क्या सीसी जो हमने पढ़ा था उसमें क्या कहा था, बच्चे के हिसाब से हम असेसमेंट भी करेंगे, है ना। रिटन वर्क कम देना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं हम लोग इनके लिए, इनको आकलन करने के लिए, है ना। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन दे सकते हैं जिन्हें कम लिखना पड़े, है ना। ओरल जो होता है, ओरल टेस्ट ले सकते हैं, है ना, कि मतलब बच्चा बोल के मौखिक रूप से अपनी प्रेजेंट कर दे जो भी उसने सीखा है, उसे लिखना कम से कम पड़े, है ना। या फिर अगर क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ, है ना, रिटन कम कर देंगे, ऑब्जेक्टिव कर देंगे, ओरल टेस्ट कर देंगे, और भी बहुत सारे माध्यम है एक्सप्रेस करने के लिए बच्चे को, है ना। कोई एक्टिविटी बना देंगे, है ना, एक्टिविटी बना देंगे, परफॉर्मेंस के माध्यम से कुछ असिस्ट कर लेंगे, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे रोल प्लेइंग का बहुत कॉन्सेप्ट है ना, रोल प्ले मेथड के माध्यम से, रोल प्लेइंग के माध्यम से हम असिस्ट कर सकते हैं इनको, है ना, क्या किस तरह से करेंगे। तो ये था बेसिकली डिस्ग्राफिया के बारे में। आप लोग इमेज देख लीजिए, मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर आप इमेज देखिए, है ना। तो आपको इमेज दिख रही होगी कि राइटिंग इनकी कैसी होती है, बिल्कुल समझ में नहीं आती, है ना। पुअर राइटिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनको लिखने में, बिल्कुल समझ नहीं आता, उल्टा लिखते हैं, लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं, इस तरह की समस्या इनको फेस करनी पड़ती है लिखने के दौरान, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग जानेंगे डिस्कैलकुलिया के बारे में, है ना। डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गणन वैकल्य, है ना, मतलब गणना से संबंधित समस्या है ना। तो इन बच्चों को क्या होता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में समस्या होती है ना। मनी काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है ना, मनी काउंटिंग में इनको प्रॉब्लम होती है ना। मतलब कि जैसे पैसा जब ये काउंट कर, हमेशा इन्हें डर बना रहता है कि ये गलत काउंटिंग हुई है ना, या इनको मनी काउंटिंग में परेशानी होती है, मनी के ट्रांजेक्शन वगैरह में भी इनको समस्या होती है ना। तो कैलकुलेशन से संबंधित जितने भी काम होते हैं इसमें उनको समस्या होती है ना। जैसे सिंबल्स में समस्या हो जाएगी, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में, है ना, माइनस और इसके सिंबल में इनको क्या हो जाता है, समस्या हो जाती है, जो एक जैसी चीज़ें। 6 और 9 में समस्या होगी, जो एक जैसे दिखेंगे थोड़ा थोड़ा, उनमें समस्या हो जाती है इनको, है ना।
इस तरीके से इनको समस्याएं देखने को मिलती है मैथ से संबंधित, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इन्हें, इसको जैसे मैथ होता है ऑब्स्ट्रैक्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, ऑब्स्ट्रैक्ट होती है, तो हम इसको थोड़ा मूर्त रूप दे सकते हैं ना, थोड़ा कॉन्क्रीट रूप देके इन बच्चों को सिखा सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे हम लोग, है ना। मान लीजिए जैसे ऐड का हमें कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाना है, तो हमने ऐड के लिए पहले किसी सब्सटेंस यानी पदार्थों का यूज कर लिया, टॉफी, बिस्किट, फ्रूट्स, किसी भी चीज का यूज कर लिया दिखाने के लिए, है ना। है ना, जैसे इनको हमें 2+2 पढ़ाना है तो डायरेक्ट हम 2+2 4 नहीं बता देंगे, है ना। मान लीजिए कोई दो चीजें हमने ले ली, इस तरीके से इनको काउंट करा दिया 1 2 3 4, ये क्या हो गया, ये 4 हो गई, है ना। तो बाद में दिखाएंगे कि इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम इनको सिखा सकते हैं, है ना। आप एकस वगैरह जितनी भी टेलम है मैथ से रिलेटेड उनका यूज कर सकते हैं इनको, ताकि इनकी लर्निंग क्या हो, ईजी बने, है ना। तो ये डिस्कैलकुलेटर के बारे में था। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो और टाइप्स हैं उनके बारे में, डिस्प्रेक्सिया के बारे में जानेंगे। अब हम लोग डिस्प्रेक्सिया के बारे में जानेंगे, और क्या जानेंगे, अफेजिया के बारे में, है ना। ठीक है, तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, बेसिकली ये मसल्स कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम करता है ना, यानी कि जो मांसपेशियों के संचालन में समस्या, है ना, संचालन में समस्या, है ना। तो मसल्स कोऑर्डिनेशन में समस्या होती है, फाइन मोटर संबंधी समस्याएं भी होती हैं, है ना। लिखने में, समझने में, मतलब लिखने में समस्या हो सकती है, और भी जो फाइन मोटर के काम है, सुई में धागा डालने में समस्या, बाकी और भी बहुत सारे काम होते हैं फाइन मोटर स्किल्स, उसमें इनको क्या हो सकती है, समस्या हो सकती है ना। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इनकी ग्रिपिंग अच्छी नहीं होती है, फाइन मोटर मतलब पेंसिल की जो पकड़ होती है वो इनकी अच्छी नहीं होती है, उसके लिए एडाप्टर आते हैं, उनका हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। आपको इमेज में देखने को मिल जाएंगे भी किस तरह से एडाप्टर आते हैं। मान लीजिए ये पेंसिल है तो इसमें इस तरह का होता है, ग्रिपर होते हैं, है ना। उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनकी ग्रिपिंग को ठीक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। बाकी डेवलपमेंटल अफेसिया में क्या होता है, ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि भाषा से संबंधित विकार है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करने में, समझने में, प्रोसेस करने में इनको समस्या होती है। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है ना। तो इनको लैंग्वेज को प्रोसेस करने में समस्या होती है, देखने को मिलती है ना। इसे आप एसडी से कनेक्ट मत कीजिएगा, एसडी में भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, इसमें भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, पर एसडी में और भी चीजें होती हैं, है ना। एसडी में क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, आई कांटेक्ट नहीं होता है, पुअर आई कांटेक्ट होता है ना, इस तरीके से समस्याएं होती हैं। लेकिन जो अफेजिया है इसमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है। बाकी बच्चे में ऐसा नहीं है कि सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, वो खेलेगा कूदेगा नहीं अपने पीयर्स ग्रुप के साथ, वो सब करेगा, है ना। उनका आईक्यू भी ठीक होता है, बस क्या है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज को समझ के प्रोसेस। मान लीजिए मैं कुछ बोल रही हूँ एकदम, हम कह सकते हैं कि कई सारे इंस्ट्रक्शन बच्चा एक साथ समझ नहीं पाता है ना। तो इसलिए उसको समस्या होती है। जैसे कि हमने एक ही साथ में 4-5 इंस्ट्रक्शन दे दिए, जैसे हमने बोला कि रूम में जाओ, वहां पे बॉटल रखी है, ले आना, टेबल पे फोन रखा है, ले आना, और तुम्हारे शूज रखे हैं वो भी ले आना। तो ये हमें लगा कि हमने बस नॉर्मल सी चीज बोली है, लेकिन बच्चे के लिए क्या है, बहुत सारा उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अब उसका माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि पहले क्या करना है, पहले रूम में जाना है, क्या करना है, बॉटल उठानी है कि क्या करना है, वो समझ नहीं पा रहा है ना। बच्चे को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है ना, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन को। तो इसमें क्या होता है, कंप्रीहेंशन प्रॉब्लम होती है ना, समझने में समस्या होती है ना। रीडिंग डिसऑर्डर में भी यही होता है, कंप्रीहेंशन प्रॉब्लम होती है, और इसमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग में समस्या होती है। ठीक है, तो क्या करना है, जो अफेजिया है इसमें बच्चों को हमें टुकड़ों में इंस्ट्रक्शन देने हैं, है ना। जैसे बच्चा क्या जाएगा, पहले रूम में जाएगा, आपको रूम में जाना है, दरवाजा खोलना है ना। हम उसको एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, आराम आराम से इंस्ट्रक्शन देंगे, ताकि बच्चा क्या करे, प्रोसेस कर ले, समझ ले, है ना। तो ये था बेसिकली जो आपकी RPWD एक्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, SLD के टाइप्स वो हैं, है ना। बाकी एक दो टाइप हमें और देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक है आपका डिस्थीमिया, है ना, डिस्थीमिया, और दूसरा है आपका डिस्मॉर्फिया, है ना, डिस्मॉर्फिया। ठीक है, अब डिस्थीमिया में क्या होता है, तनाव की स्थिति है बेसिकली। क्या है डिस्थीमिया, तनाव की स्थिति है। इसमें डिप्रेशन, कंडीशन ऑफ डिप्रेशन भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। ये क्या है,
तनाव की स्थिति है ना, तनाव की स्थिति है, ठीक है ना। और डिस्मॉर्फिया में क्या है, भ्रम की स्थिति है ये, है ना। ये डिस्मॉर्फिया क्या है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये भ्रम की स्थिति है ना, भ्रम की स्थिति है ना। भ्रम की स्थिति का मतलब है कि बच्चे को क्या होता है, भ्रम हो जाता है कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए छोटे या बड़े उसको लगने लगते हैं, है ना। जैसे नाक का साइज, जैसे उसे लगेगा मेरी नाक नॉर्मल साइज से बहुत बड़ी है या मेरे कान नॉर्मल साइज से बहुत बड़े हैं, तो इसमें क्या हो, एक तरीके से ये भ्रम की स्थिति है ना। तो ये था डिस्थीमिया और डिस्मॉर्फिया के बारे में। बस इसके बारे में कभी कभी यही पूछा जा सकता है कि इसका सिम्टम दे देगा और आपको इसका नाम चूज करना होगा। ये नाम दे देगा, सिम्टम क्या होते हैं ये आपको चूज करनी पड़ेंगे। इसी तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी कुछ और टाइप हैं जो पता नहीं किसने बना दिए हैं या लोगों ने बना दिए हैं, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कौन सा टाइप किससे संबंधित है, इसी एसएलडी में ही, है ना। तो हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो समझ पाएंगे बेहतर तरीके से, है ना। तो आपका है जैसे, है ना, जैसे कि आपका है डिसलेक्सिया, 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 ठीक है। और एक होता है आपका जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अफेजिया, है ना। और एक आपका होता है वो डिस्ट्रेक्सिया, है ना, डिस्प्रेक्सिया, है ना। इन्हीं के टाइप्स हमें देखने को मिले हैं, है ना। एक दो जगह मैंने भी पढ़ा है इन्हें, है ना। तो अब है तो आप देख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज मत होइए, है ना। इसी को मैंने देखा था एलेक्सिया, एलेक्सिया। अफेजिया को क्या देखा था, डिस्फेजिया, है ना। और डिस्प्रेक्सिया को क्या देखा था, अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, है ना। तो बेसिकली डिसलेक्सिया में जो प्रॉब्लम है, रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने में समस्या, वही एलेक्सिया में भी प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई एलेक्सिया देखने को मिले तो उसके भी सेम सिम्टम्स होते हैं जो आपके डिसलेक्सिया के सिम्टम होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो एलेक्सिया का सिम्टम है, पढ़ने में समस्या है, वही डिसलेक्सिया में भी समस्या है, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया में भी वही समस्या है ना। डिस्प्रेक्सिया है, डिस्फेजिया है, सॉरी, हाँ डिस्फेजिया। अफेजिया में जो समस्या है यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग की समस्या, वही समस्या आपको डिस्फेजिया में भी देखने को मिलेगी, सेम वही सिम्टम्स है ना। आप सर्च भी कर सकते हैं, ये मैंने कहीं देखा था इसलिए मैंने बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। कई बार क्या होता है ये सब देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अफेजिया पढ़ा था, डिस्फेजिया कहाँ से आ गया, ये क्या होता है बेसिकली, है ना। तो अफेजिया में जो समस्या है लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, वही समस्या डिस्फेजिया में आपको देखने को मिलेगी। और अप्रेक्सिया में क्या होता है, मसल्स कोऑर्डिनेशन में समस्या होती है, वही डिस्प्रेक्सिया में भी समस्या होती है। हम लोगों ने जो पढ़ा है वो डिस्प्रेक्सिया पढ़ा है और कहीं कहीं आपको अप्रेक्सिया में लिखा मिल जाएगा, है ना। तो अप्रेक्सिया में भी वही समस्या होती है जो किसमें होती है, डिस्प्रेक्सिया में, है ना। तो मेनली ये टाइप है, ये कहीं से बुन दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, तो आप इनको भी देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे जानेंगे जो और डिसेबिलिटी है उनके बारे में जानेंगे। ये इसलिए बताया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। मैंने बहुत जगह देखा था, मैं भी कंफ्यूज हुई एक दो बार, फिर जब मैंने डीपली पढ़ा तो पता चला इसके और इसके सिम्टम सेम है, कहीं ना कहीं ये एक ही रूट है ना। तो आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आई होप एसएलडी आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल डिस्कशन तो है ही है, लेकिन आपका पूरा कवर हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन पार्ट 1 हो ही चुका है, पार्ट 2 में आपका पूरा जो 5 नंबर है वो पूरे आपको कवर हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इजी है, आप 5 में 5 पूरे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, है ना। अब हम लोग और डिसेबिलिटी जो बची हैं, है ना, और जो दिव्यांगताएं बची हैं उनके बारे में हम लोग जान लेंगे, है ना। तो अब हम लोग जानेंगे ब्लाइंडनेस के बारे में। बेसिकली ब्लाइंडनेस, है ना। ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इसको अगर हम इस तरह से समझें तो ये होता है विजुअल इम्पेयरमेंट, है ना। अगर ब्रॉड टर्म में हम लोग जाएं तो ये होता है विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, है ना। इसी को क्या किया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने 2 पार्ट में बांट दिया है ना। एक तो आपका हो जाएगा ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, और दूसरा क्या हो जाएगा, लो विजन, लो विजन, है ना, ठीक है। ब्लाइंडनेस और लो विजन। ब्लाइंडनेस में क्या होता है, टोटल लॉस ऑफ साइट होता है ना। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं नेत्र बाधा, ये नेत्र बाधिता, है ना।
तो इसमें होता क्या है, जो ब्लाइंडनेस होती है तो इसमें होता है कि जो पूरा टोटल लॉस ऑफ साइट होता है, यानी कि जो व्यक्ति ब्लाइंड होता है उसको कुछ नहीं दिखता है, टोटल लॉस ऑफ साइट होता है ना। तो ब्लाइंडनेस का मतलब अंधापन, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, वो होता है ना। तो मतलब टोटल लॉस ऑफ साइट होगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखेगा, है ना। पूर्णता जो है दृष्टि नेत्र बाधित होगा, है ना। दृष्टि नहीं बोल सकते हैं हम लोग, नेत्र बाधित तुरंत मतलब होगा। दृष्टि बाधित शब्द भी प्रचलित है, पर दृष्टि का मतलब थोड़ा ब्रॉड हो जाता है ना। उस पर कभी खुल के चर्चा करेंगे हम लोग। अभी इतना जान लीजिए कि ब्लाइंडनेस मतलब नेत्र बाधा, पूर्ण रूप से नेत्र बाधित व्यक्ति जो होता है उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड, है ना। और बाकी लो विजन में क्या होता है, आंशिक, है ना, पार्शियल लॉस ऑफ साइट होता है, आंशिक रूप से नेत्र बाधा, रूप से नेत्र बाधित, है ना। मतलब कि उसको कुछ ना कुछ दिखता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेंस वगैरह का, चश्मे वगैरह का यूज करके हम उसको कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, देखने के योग्य बना सकते हैं, है ना। तो बेसिकली ब्लाइंडनेस और लो विजन तो आपको समझ में आ गया होगा। दो कैटेगरीज हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की, है ना। तो ब्लाइंडनेस में जो ब्लाइंड बच्चा होगा वो बिल्कुल देख नहीं सकता है ना, उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें प्लान करेंगे बेसिकली वो हम उसके टच और हियरिंग सेंस का यूज़ करेंगे, है ना। जो भी बोलेंगे वो बोल के सीख पाएगा, अच्छा सुन के अच्छा सीख पाएगा, है ना। हियरिंग से अच्छा सीख पाएगा, और क्या कर पाएगा, टच के माध्यम से, टच के माध्यम से, या ब्रेल लैंग्वेज वगैरह का यूज़ करेंगे हम लोग, ब्रेल लिपि का यूज़ करेंगे, है ना। ब्रेल लिपि के माध्यम से, या फिर 3D मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं उसको सिखाने के लिए। टच करने के माध्यम से वो सीखेगा ना। उसको हम कुछ भी चला के देते तो वो सुन नहीं सकता है, उसको देख नहीं सकता है ना। तो पेपर में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि विजुअल एक वीआई का बच्चा है, ब्लाइंडनेस है उसको, तो उसके लिए क्या, इसमें से क्या अप्रोप्रिएट है उसको सिखाने के लिए। ब्रेल ब्रेल लिपि है या विजुअल क्लू है ना, या फिर और भी ऑप्शन दे देगा तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा। लो विजन में भी क्या करेंगे, इसमें जो लार्ज प्रिंट का यूज करेंगे, है ना, लार्ज प्रिंट का यूज करेंगे। बच्चे को कहीं ना कहीं फ्रंट रो में बिठाएंगे ताकि बच्चा जो बोर्ड पे हो रहा है, एक्टिविटीज लिखी जा रही है, उनको प्रॉपरली देख सके, है ना। तो इस तरह का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये था बेसिकली विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में शॉर्ट एंड सिंपल डिस्कशन, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड इतना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन वगैरह के बारे में नहीं पूछता है ना। डेफिनेशन भी है इनकी RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग, पर वो पूछता नहीं है आपसे, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, HI के बारे में जानेंगे, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। HI जिसको हम लोग बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग इसको श्रवण बाधा, श्रवण बाधिता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका डेफ, है ना। डेफ मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बहरापन, भी अगर आम भाषा में बोल देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है आपका, इसमें भी दो तरीके, इसको दो भागों में बांटा गया है, इसकी दो कैटेगरी हैं। एक तो आपका डेफ है और दूसरा है आपका हार्ड ऑफ डेफ, है ना, हार्ड ऑफ डेफ। जिसको अगर हिंदी में कहें तो मतलब सुनने में समस्या है यहाँ पे, है ना। मतलब सुन सकता है लेकिन कहीं ना कहीं उसको समस्या है, आप ऊंचा बोलेंगे उसके लिए थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा। डेफ में क्या होगा, पूर्णता, वो क्या है, पूर्णता श्रवण बाधित, है ना, वो सुन ही नहीं सकता है ना। और यहाँ पे क्या है, हार्ड ऑफ डेफ में क्या है, कहीं ना कहीं सुन लेगा पर उसको इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना, उपकरणों की सहायता लगेगी, है ना। या फिर आप तेज बोलिए और उसको आगे बिठाइए क्लासरूम में ताकि आप सुन सके वो, है ना। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एडेप्टेशन यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो डेफ है इसमें क्या होगा, पूर्णता श्रवण बाधित रहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पढ़ाई के दौरान इसके लिए साइन लैंग्वेज का यूज करना है ना, साइन लैंग्वेज का यूज करना है। डेफ मतलब बहरापन, इसमें क्या होगा, पूर्णता श्रवण बाधित होगा व्यक्ति, और इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे, है ना, साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है। और या फिर टेक्टाइल, छू के टच के माध्यम से भी थोड़ा बहुत फील करके सीख सकते हैं, है ना। हार्ड ऑफ टेप में क्या करेंगे, इक्विपमेंट देंगे, एडेप्टेशन करेंगे जो भी है ना। और इक्विपमेंट के माध्यम से भी, जैसे कि आपका एक कॉक्लियर प्लांट होता है,
है ना, एक डिवाइसेस आती हैं हियरिंग वाली, एचआई की डिवाइसेस आती हैं, प्रोवाइड होती हैं वो, उनका भी यूज़ किया जाता है। या फिर जिसको ज़्यादा समस्या होती है तो हमें क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे भी हम साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, है ना, करेंगे ही। तो ये था बेसिकली आपका एचआई के बारे में। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा और जान लेते हैं जो आपका है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग जानेंगे एडीएसडी के बारे में, थोड़ा जान लेंगे। एडीएसडी, एडीएसडी मतलब एक्टिविटी सॉरी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इसको हम कह सकते हैं अति चंचलता विकार, है ना, अति चंचलता विकार, या हिंदी में इसके कई और नाम होते हैं। अटेंशन डेफिसिट आप याद रखिए, या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी, या हाइपर एक्टिव बच्चा भी कह सकते हैं, इस तरह से कई नाम है ना। तो अगर आप इसका फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भी डिसऑर्डर है ना। इसमें क्या होता है, ठीक नहीं होता है तो सुधार हो सकता है ना। जितने भी हमने अभी डिस्कस किए सब डिसऑर्डर ही है एक तरीके से, इनको ठीक नहीं किया जा सकता है, सुधार हो सकता है ना। तो एडीएसडी में क्या है, इसमें क्या होता है, अति चंचलता, यानी कि बच्चा क्या होता है, हाइपर एक्टिव होता है, मतलब कि आवश्यकता से ज्यादा उछल कूद करता है, एक तरीके से कह सकते हैं। एक जगह उसको स्थिर रहना नहीं पसंद होता है, एक जगह बहुत काफी टाइम तक वो क्या कर सकता है, अटेंशन डेफिसिट यानी कि बच्चे का एक चीज पे ज्यादा समय तक वो अटेंटिव होके नहीं रह सकता है ना, ये समस्या होती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अटेंशन प्रॉब्लम तो है ही है ये, अटेंशन, है ना, अटेंशन प्रॉब्लम है ना। बच्चा एक जगह रुक के बहुत देर तक काम नहीं कर सकता है ना, ये समस्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मेनली यही है कि इसमें बच्चे को क्या करना है कि बहुत ज़्यादा देर के लिए किसी घंटों डेढ़ डेढ़ घंटों तक हम बच्चों को नहीं बैठा सकते। हमें जो एक्टिविटीज़ की प्लान करनी है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तैयार करनी है ना, छोटे छोटे समयों में हमें उसकी एक्टिविटीज़ तैयार करनी, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक क्या कर सकते हैं, एक्टिव या अटेंटिव नहीं रह सकते हैं, है ना। एक्टिव तो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, जरूरत से ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं, उछलना कूदना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है, दौड़ना भागना चिल्लाना, इस तरीके से इनको ज़्यादा इसमें एक्टिव होते हैं, है ना। तो अटेंशन प्रॉब्लम होती है इनको। तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, इनके इंटरेस्ट बेस्ड प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, इनका जो टास्क है उसमें समय कम, जो समय होगा वो ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, है ना। छोटे छोटे मान लीजिए पहले स्टार्टिंग में 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट, धीरे धीरे समय को हम इंक्रीज करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे अटेंशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समय को हम बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम होती है इनको, तो स्टार्टिंग में हमें जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तैयार करनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं तैयार करनी है। और हमें क्या करना है, इनको पढ़ाने के लिए एक मतलब कि जो सबसे अच्छी टेक्निक बताई जाती है कि हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देना है, जिससे क्या करें, ये थक जाएंगे तो क्या करेंगे, अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे, अटेंशन कर पाएंगे। मान लीजिए जैसे कि पढ़ाने से पहले इनको हम लोग क्या करा देते हैं, क्या करा सकते हैं, मान लीजिए कोई प्ले एक्टिविटी करा दी, है ना, जिससे इनको क्या होगा, थोड़ा कहीं ना कहीं जो हाइपर एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इनकी लॉस हो जाएगी, कम होगी, और जिससे क्या करेंगे, एक जगह बैठ पाएंगे, है ना। तो ये था एडीएसडी के बारे में, होपफुली समझ में आया होगा। तो बेसिकली ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पार्ट 2 था ये भी कंप्लीट हो गया। आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक था 5 नंबर का, ये पूरा कंप्लीट है। अगर आपने ये दोनों क्लासेस अटेंड नहीं किए तो आप कर सकते हैं, जिसने जो देख रहे हैं वो और लोगों को शेयर करेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, 5 नंबर का सेशन है, ये समझ लीजिए। और बहुत हर बार से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। जब निर्धारित है सिलेबस में ही आपका ये 5 नंबर का दिया है तो वो तो पूछे जाने ही है ना। तो होपफुली आप सबको समझ में आया होगा, और आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए और जुड़े रहिए मिशन पॉसिबल के साथ।